चलिए CTET 2024 दिसंबर का एग्ज़ाम के लिए आपको EVS बताया जा रहा है और इस EVS को आप देख करके बार बार प्रैक्टिस करके अपने EVS को अच्छा कर लीजिए ताकि इससे नंबर आपका घटेगा नहीं। आइए चलते हैं हम। लड़कियों के पहले स्कूल नहीं, लड़कियां जो होती थी पहले स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन अब जो है साइकिल चला करके, जैसा कि मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत साइकिल मिलता है, तो साइकिल चलाकर 7-8 की मतलब समूह में स्कूल जाती है। पहले डर लगता था कि कैसे जाएंगे, ये अब जो है इस तरह की बातें हो रही हैं। घने जंगल से बच्चे पक्षियों और जानवरों का आवाज़ सुनाते हुए निकालते हुए स्कूल पहुंचते हैं। अगर जहां जिसका घर जंगल में है तो वो सब पक्षियों की आवाज़ निकालते हुए स्कूल जाते हैं। यहाँ जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। देखिए वहाँ से भी लोग स्कूल जा रहे हैं। जुगाड़ गाड़ी या फट करती हुई चलती है। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी की बनी। तो जुगाड़ गाड़ी याद रखिएगा कि क्या चीज़ का बना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जुगाड़ गाड़ी का अधिकतर प्रचलन गुजरात से है, मतलब इसका संबंध किस राज्य से है, तो गुजरात में जुगाड़ गाड़ी चलता है। उत्तर पहाड़ियों में बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़ पर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, मतलब बर्फ पर हाथ पकड़ कर चलते हैं ताकि वो फिसलते नहीं हैं। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं, मतलब बर्फ ज़्यादा जमा हो तो वो फिसल सकते हैं। यह बर्फ पर ऐसे धीरे धीरे चल कर स्कूल पहुंचते हैं। तो कितने दुर्गम मतलब स्थानों पर भी बच्चे किसी भी तरीके से स्कूल जा रहे हैं, ये चीज़ बताने का प्रयास किया गया है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के लड़के और लड़कियां ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर भागते हुए स्कूल जाते हैं। देखिए, जबकि समतल मैदान में रहने वाले बच्चे को ऐसा स्थान पर चलने की कठिनाई होती है। मतलब अगर मान लीजिए कि जो समतल भूमि में पर रहता है उस बच्चे को कह दीजिए ऊबड़ खाबड़ में जाने के लिए तो जैबे नहीं करेगा, कहेगा इतना कठिनाई में कौन जाएगा। लेकिन देखिए कि वहाँ लोग जब जा सकते हैं तो यहाँ समतल मैदान वाले को तो कुछ दिखते नहीं है, आसानी से उसको स्कूल जाना चाहिए। कुछ जानवरों का कान जो है ना बाहर नहीं दिखाई देते हैं। मतलब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान बाहर से नहीं दिखते हैं, याद रखिए। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं। जिनका कान नहीं दिखते हैं उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। और ये पंखों से ढके होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं, ठीक है। लाइन मिसप्रिंट। हाँ, तो ये मिसप्रिंट है कहीं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। मतलब मगरमच्छ को भी कान दिखाई नहीं देता है, वो छेद की तरह होता है जिसके तहत वो सुनते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे जंतु ऐसे हैं जो पंख से ढका हुआ उसका कान रहता है, ये चीज़ बोला है, ठीक है। जिन जानवरों का कान बाहर दिखाई देता है उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। मतलब इससे भी पहचाना जाता है कि जिनके बाहर कान है वो बच्चे देंगे, ठीक है। जिनके बाहर कान नहीं है वो अंडे देंगे। ये मतलब इससे पहचाना जाता है। उसके बाल भी होते हैं उनके शरीर पर। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते। ये बात ध्यान रखिएगा, इनके शरीर पर बाल नहीं होते। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर होते थे, लेकिन अब नहीं। यह सबसे बड़ा जानवर होता था और यह अंडे देते थे। याद रखिएगा, डायनासोर अंडे देने अंडज प्राणी है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। इतना बड़ा होते हुए भी वो अंडा देता है, अस्तनी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ, पक्षी मोर, राष्ट्रीय गान जनगण मन। हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल है और राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, एक प्रश्न आपके एग्जाम में टपकेंगे। एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, याद रखिएगा। मतलब इनके सोने का जो समय है 2 से 4 घंटा। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। मतलब पानी उन्हीं से खेलता है तो उसको बड़ा ठंडा महसूस होता है। उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा लेता है। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 2 किलोग्राम, मतलब 2 कुंटल होता है। 200 कुंटल, 2 किलोग्राम कहा गया, 200 कुंटल। केजी। हाँ, कुंटल नहीं केजी।
200 किलोग्राम, सॉरी 2 कुंटल होगा, हाँ सही है, 2 कुंटल नहीं होगा, मतलब 200 केजी। हाथी के बच्चे अपने झुंड के साथ रहता है, याद रखिएगा झुंड में रहने वाला प्राणी है। झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, मतलब हथनियाँ होंगे और बच्चे होंगे। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, जैसा कि पहले भी हम आपको बता दिए। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। मतलब झुंड में कितने साल, देखिए बोला है कि अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजरी गांव में की रहने वाली थी। उसके गांव में खेजरी के बहुत पेड़ थे। तो याद रखिएगा खेजरी का पेड़ जो है ना राजस्थान में मिलता है, इस बातों को ध्यान रखें। गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो पेड़ का वैल्यू दिया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे इस लाइन से। 300 साल पहले यहाँ लोग जो बिश्नोई समुदाय के थे पेड़ों और जानवरों की तरह रक्षा करते आ रहे हैं, मतलब जानवरों की तरह रक्षा करते आ रहे हैं बिश्नोई समुदाय के लोग। तो याद रखिएगा पेड़ रक्षा करने से कौन समुदाय संबंधित है, तो बिश्नोई समुदाय। याद रखिए कहाँ के हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान के हैं। यहाँ रेगिस्तान होने पर भी इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं, जानवर को कोई डर नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि खेजरी के पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। क्या है? खूब पाया जाता है, मतलब ज़्यादा पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब अधिक पानी इससे नहीं चाहिए। छाल दवा का काम आती है, याद रखिए खेजरी के पेड़ के छाल से दवा बनती है। और इसके लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, मतलब खेजरी के लकड़ी के जल्दी कीड़ा नहीं लगता। खेजरी के पेड़ की फलियां की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और छाया के भी काम आते हैं। अनीता कुशवाहा बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव की रहने वाली हैं, जो मधुमक्खी पालन का काम करती है। याद रखिएगा अनीता कुशवाहा का नाम कहाँ की है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा अर्थात गर्ल स्टार हैं। तो गर्ल स्टार के नाम से मशहूर कौन है ये पूछा जा सकता है, अनीता कुशवाहा। आपके गांव का नहीं है, बोचहा का। आइए देखिए, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों का असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। चमकते सितारे कहने का मतलब है अपना स्कूल जाकर अपना ज़िंदगी बदल लिया, तो उसी को चमकते सितारे का। अनीता के माता पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन अनीता अपनी पढ़ाई को फिर जारी रखी और वह गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। मतलब खुद पढ़ाई करने लगी और गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दी। अनीता जब बड़ी हुई तो उसने मधुमक्खी पालने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर ली। और लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसीलिए गांव के लोग मधुमक्खियां के पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। गांव के बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, तो इससे गांव में समृद्धि आई होगी, तो इसलिए गर्ल स्टार के नाम से जानी। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही है, अक्टूबर और दिसंबर। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। हर बक्से से लगभग 12 किलोग्राम शहद निकलता है। मधुमक्खी के काटने से चेहरा सूज जाता है। मधुमक्खी को क्या है पालने के लिए चीनी का घोल तैयार किया जाता है। मतलब चीनी के घोल से मधुमक्खी पलता है, घोल रख दिया जाता है ताकि उसको पीता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते निर्माण करने का काम माँ श्रमिक मधुमक्खी करती है, श्रमिक मधुमक्खी, और एवं रस का पता लगाने का काम भी यही करती है। मतलब श्रमिक मधुमक्खी, याद रखिए पूछा जा सकता है कि छत्ते में रानी मक्खी का क्या काम है, अंडे देने का काम है, ठीक है, और छत्ते निर्माण करने का काम श्रमिक मधुमक्खी का है, और रस का पता लगाने का काम भी श्रमिक मधुमक्खी का है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है कि किसका क्या काम है। और श्रमिक कीट भी इसे कहा गया है। देखिए मधुमक्खियाँ को बुलाती है एवं सूचित करती है। मतलब यही जो है ना, रस का पता लग जाता है तो मधुमक्खी को बुला करके सूचित करता है।
ठीक है, जो श्रमिक मधुमक्खी है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटी भी मिलजुल कर रहती है। याद रखिएगा, चींटी में भी सामूहिक प्राणी है। सभी चींटियों में काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है होगा, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। सुन लिए, अर्थात सब चींटी का अलग अलग काम है। रानी जो चींटी होगा अंडा देगा, और जो सिपाही चींटी है वो बिल का ध्यान रखेगा, मतलब कहाँ पर बिल है, सिपाही मतलब गेट पर खड़ा रहेगा। और उसके बाद है और जो चींटी हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाने का काम। दीमक, ततैया, चींटी तथा मधुमक्खियाँ ये सभी इसी तरह के समूह में रहते हैं। तो याद रखिए, समूह में रहने वाले आपको कीट पूछा जा सकता है। दीमक है, ततैया है, चींटियाँ, मधुमक्खियाँ। ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई ये सब गुजरात का भोजन आपसे पूछा जाता है। याद रख लीजिए, ढोकला चटनी नींबू और चावल यहाँ पे भोजन है। बटाटा, बाड़ा, पूरी, साग, दूध ये सब गुजराती में है, मिलता है, याद रखिए। हाँ, गांधीधाम, कच्छ, अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। मतलब जगह का नाम है गांधीधाम, कच्छ, अहमदाबाद और वलसाड़। पूछा जा सकता है कि वलसाड़ कहाँ का शहर है, गुजरात का। कोझिकोड केरल में है, ये जैसा कि आपको पता है कोझिकोड होगा, कोझिकोड। और मडगांव गोवा में है, मडगांव। यहाँ चारों तरफ हरियाली रहती है और लाल मिट्टी पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, तो गोवा में। जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ पहाड़ को काटकर सुरंग बनाकर रास्ता निकाला। मतलब पहाड़ी लोग कैसे रहते हैं, कैसे आते जाते हैं, तो जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा पहाड़ है तो सब पहाड़ को तोड़ना मुमकिन नहीं है। ऐसे में वो सुरंग बना देगा पहाड़ में, और पहाड़ सुरंग बनाते बनाते जो है वही पहाड़ कभी कभी बीच रास्ता में सुरंग में ढह जाता है, जिसमें लोग फंस जाते हैं। हाल ही में गुजरात में कहीं बन रहा था, उत्तराखंड में, वहाँ पे श्रमिक फंस गया था, बहुत सारे श्रमिक जो है सुरंगे में फंस गया था। तो उसको जो भोजन दिया जाता था, उसको हॉल मतलब एक पाइप घुसा दिया, और उसके जरिए जो है जो भी भोजन करना है उसको ठेल करके अंदर गिराया जाता था, तो वो खाता था। बहुत दिन तक फंसा रहा, फिर बाद में चल करके, क्योंकि जब भी सुरंग करने जाता था ऊपर से ढह जाता था, सुरंग करता था ऊपर से पहाड़ ढह जाता था। ऐसे परिस्थिति में क्या होता था कि उसको निकलना मुश्किल था, लेकिन किसी तरीके से बड़ा पाइप वाला सुरंग अंदर किया गया, और तब जाकर के उस बड़े पाइप से होकर के बाहर श्रमिक आए। तो वहाँ लोग इसी तरीके से रास्ता बनाते हैं। उनका जीवन देखो कितना कठिन है। तो सुरंग से कब वो फंस जाएंगे, कब मर जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं रहा। हम लोग तो समतल में हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत दुख है, लेकिन दुख तो वहाँ लोग इसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं, मैदानी वाले लोग। लेकिन जब वहाँ पे जाएंगे तो पता चलेगा कि वाकई में जीवन क्या है, जीवन के जीने के लिए लोग कितना संघर्ष करते हैं। और समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ पहाड़ को काटकर सुरंग बना करके क्या किया जाता है, रास्ता निकाला जाता है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है। गोवा से केरल, सिर्फ गोवा से केरल देख लीजिए कि सटा हुआ राज्य है लगभग, लेकिन वहाँ से वहाँ तक जाने में 92 सुरंग बनाया गया है। पहाड़ी इलाका है, 92 सुरंग रास्ता बनाया गया और 2000 पुल। उद्दीपी स्टेशन केरल में है, जहाँ इडली वड़ा लोग खूब चाव से खाते हैं। तो केरल में भी इडली वड़ा चलता है। केरल के केला बहुत छोटा होता है। यहाँ खास तौर पर चावल की खेती की जाती है, याद रखेंगे। और केरल में नारियल के पेड़ खूब पाया जाता है, ठीक है। केरल में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, इसीलिए यहाँ के लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। मतलब ज़्यादातर सफ़ेद आपको देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, मलयालम में बिलियम्मा मौसी को कहते हैं। मलयालम में बिलियम्मा मौसी को कहते हैं, बलियम्मा, यानी माँ की बड़ी बहन को अम्मा नहीं, अम्मा नानी को कहा जाता है। बड़ी बहन को, माँ की जो बड़ी बहन होगा ना उसको अम्मा नानी, मतलब बिलियम्मा को मौसी कहा जाता है, और माँ की बड़ी बहन को अम्मा नानी कहा जाता है। आगे समझ में, याद रखिएगा कि केरल में अम्मा नानी किसे कहा जाता था, माँ की बड़ी बहन होती थी, और मौसी को क्या कहा जाता था, बली अम्मा, ठीक है। हमारे यहाँ मौसी कहते हैं, वहाँ बली अम्मा। पिता के छोटे भाई को चिट्टपन, पिताजी का चचा जो होता है, छोटा चचा होता है ना, तो चिट्टपन होता है। और पिता के छोटे भाई की पत्नी को अर्थात छोटी चाची को कुजम्मा कहते हैं। याद रखिएगा, कुजम्मा, अम्मा नानी, ठीक है, और बलियम्मा, सब में अम्मा अम्मा लगा हुआ है, ठीक है। खाली है वो चिटप्पन याद रखिएगा। आइए समझते हैं।
भाषा जान लेते हैं तो मलयालम केरल का है, पता ही होगा, ठीक है। कोंकणी आपको गोवा और केरल में भी बोला जाता है। गोवा और महाराष्ट्र में आपको ध्यान रखें मराठी बोला जाता है। गुजरात में गुजराती बोले जाते हैं। कर्नाटक में कन्नड़ बोले जाते हैं। और तमिल में, सब जगह सेम ही है। आपको याद करना कहाँ है तो ये गोवा और महाराष्ट्र में मराठी, ये याद रखना है। महाराष्ट्र और गोवा में मराठी है, और गोवा और कुछ केरल के भाग में कोंकणी भी बोले जाते हैं, और मलयालम केरल में। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। बाद बाकी कन्नड़ आपको कर्नाटक में, कैसे कन्नड़ कैसे कर्नाटक। तेलुगु आपका है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है, क्योंकि वहीं से अलग हुआ है तेलंगाना। और असमिया असम में, भोजपुरी आपका बिहार में। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है भाषा से संबंधित। आइए देखिए, अंग्रेजी की बात करें, और था अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ देखिए हिंदी पंजाबी अगर कहे तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हिंदी पंजाबी चलता है। वही कश्मीरी और डोगरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में। मणिपुरी आपका मणिपुर में, मिजो आपका मिजोरम में। तो मिजो से आप पकड़िए लीजिएगा, मणिपुरी से मणिपुरी पकड़ा ही जाएगा। लेकिन कश्मीरी से पकड़ा जाएगा कश्मीर, लेकिन डोंगरी याद रख लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि डोंगरी कहाँ का भाषा, तो जम्मू कश्मीर का ही भाषा है, ठीक है। ये और हिंदी पंजाबी आपको हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पंजाब में खाली पंजाबी बोला जाता है। अंग्रेजी देख लीजिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मेघालय में अंग्रेजी बोला जाता है, ठीक है। और उड़ीसा में आपका उड़िया बोला जाता है। नागालैंड में असमिया और अडेचिनी बोला जाता है, ठीक है। अडेची बोला जाता है। हालांकि नागालैंड का भी वहाँ का भाषा अंग्रेजी होना चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये ध्यान कर लीजिए, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। इंग्लैंड में नागालैंड में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी चलता है वैसे वहाँ अंग्रेजी ही चलता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदी है। त्रिपुरा की बात करें तो बंगला। याद रखिएगा कि बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए स्वाभाविक है कि बंगला का असर पड़ेगा। तो त्रिपुरा में आपसे पूछा जाएगा तो त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये दोनों में बंगला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही बंगाल अलग हुआ है, तो वहाँ बंगला भाषा बोला जाएगा, और त्रिपुरा में भी बंगला भाषा बोला जाएगा। यही बात आपसे पूछेगा तो आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि त्रिपुरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए वहाँ बंगला भाषा है। छत्तीसगढ़ और हिंदी की बात करें, छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों छत्तीसगढ़ में चलता है, और गढ़वाली और हिंदी उत्तराखंड में चलता है। मतलब यहाँ गढ़वाली हिंदी चलेगा, यहाँ छत्तीसगढ़ी हिंदी चलेगा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भी वही बात है। कर्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। याद रखिएगा, कर्नम मल्लेश्वरी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। वे एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती है, मतलब 1 कुंटल 30 किलो। उन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीती है, और 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करती थी। 3 बहनों की कहानी, 3 बहन ज्वाला, लीला और हीरा, ये तीनों मुंबई की है। याद रखिएगा, 3 बहनें कहाँ की है? मुंबई की है। नाम क्या है? ज्वाला नाम है, लीला नाम है और हीरा नाम है। ये तीनों कबड्डी खेलती है। तो कौन खिलाड़ी है? तीनों बहनें कबड्डी खिलाड़ी है, और दूसरे को भी सिखाती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, और अगर आपसे पूछे कि शांत घाटी कहाँ है तो केरल में। याद रख लीजिए। मधुमक्खी पेंटिंग बिहार में मधुबनी जिला के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है ना किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है। जिसमें पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके बनाए जाते हैं। मतलब चावल को पीस दिया, उसमें रंग मिला करके, और उसमें जो है ना पेंटिंग किया जाता है, तो उसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल होते हैं। मतलब साथ में ये सब इस्तेमाल, ये सब वनस्पति से प्राप्त होने वाले रंग हैं। जितना भी ऊपर रंग बताए हैं वो सब वनस्पति से मिलने वाला है। मधुबनी पेंटिंग में 2 तरह के चित्र बनाए जाते हैं। मतलब 2 तरह के चित्र बनते हैं, एक तो भित्ति चित्र बनता है और एक अरिपन चित्र बनता है, जिसको भूमि चित्रण कहते हैं। मतलब जो भूमि पर बनाता है वो अरिपन होगा, और जो दीवार उबार पर बनेगा वो भित्ति चित्र होगा। जैसे देखते होइएगा कि किसी के दीवार पर हाथी बना है, किसी के दीवार पर कुछ बना है, तो इस तरह के जो बनाए जाते हैं वो भित्ति चित्र होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर राधा, कृष्ण, सीताराम आदि देवी के मूर्तियाँ मतलब बनाए जाते हैं, चित्रित किया जाता है। वही आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र होते हैं अरिपन। इसमें पीसे हुए चावल को पानी और रंग मिलाए जाते हैं। अरिपन चित्रों के अंतर्गत मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, फल फूल, मतलब अरिपन में आपको ध्यान रखिएगा प्राकृतिक से संबंधित चीज उगाए जाते हैं, और यहाँ देवता से संबंधित चीज आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जब भित्ति चित्र में क्या होते हैं, देवी देवियाँ या प्राकृतिक मतलब पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखने वाली बात है। ये
सब मधुबनी पेंटिंग का ही कम है। आइए समझते हैं। महाराष्ट्र में वर्ली शैली में चित्र बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्ली शैली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। यह चित्र सफेद रंग का होता है। वर्ली शैली जो है ना महाराष्ट्र में है। यह चित्र सफेद रंग का होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, जिसमें लकड़ी, झोपड़ी, कुटियां आदि दर्शाया जाता है। याद रखिए, वर्ली शैली में किसको दर्शाए जाते हैं? तो झोपड़ी और कुटियों को दर्शाया जाता है। वही अरिपन में क्या होता है, वही भित्ति चित्र में क्या होता है, मैंने बता दिया। उड़ीसा के पट्टचित्र शैली में भी चित्र बनाए जाते हैं। तो उड़ीसा में पट्टचित्र शैली है, वही वर्ली शैली महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है। इसमें एक विशेष प्रकार की चूहों का वर्णन किया जाता है। पट्टचित्र में चूहा का वर्णन किया जाता है। चूहों का वर्णन होता है जो रंगीन होता है। चूहा जो होता है रंगीन होता है। उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद करते हैं। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनता है, या फूलों की सब्जी बनता है, ये तो बड़ी बात है कि फूल की सब्जी भी बनते हैं। केरल में लोग को केले के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। अपने यहाँ भी चलता है केला के फूल की सब्जी, बड़ा पसंद है वहाँ पे। महाराष्ट्र में सहजन फूलों और सोईजन फूल के जो है पकौड़े बहुत पसंद है। अपने यहाँ भी सोईजन फूल का पकौड़ा बन सकता है। बहुत फूल जैसे गुलदावरी, जिनिया से रंग नहीं बनाए, रंग भी बनाए जाते हैं। यानी अर्थात रंग के लिए ये सब फूल होता है। रंगों के कपड़े रंगे जाते हैं, मतलब इस रंग से कपड़े भी रंगे जाते हैं। सर्वप्रथम इस इत्र गुलबदन बेगम ने बनाया था। मतलब सर्वप्रथम इत्र जो है गुलबदन बेगम ने बनाया। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है, मतलब रस होता है। इत्र जो है फूल का रस होता है और फूल से ही इत्र बनाए जाते हैं, इस बातों को ध्यान रखें। और सबसे पहले गुलबदन बेगम ने बनाई थी। ठीक है, अब याद रखिएगा कि गुलबदन बेगम कौन है। हम मुगल साम्राज्य जब पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि गुलबदन बेगम कौन है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि कन्नौज जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए। गुलाब जल और ग्लिसरीन के साथ नींबू और कुछ बूंदे मिलाकर त्वचा पर सर्दी में इस्तेमाल करने पर त्वचा नहीं फटती। मतलब जो अगर आप गुलाब जल में ग्लिसरीन और नींबू मिला देंगे और उस पर त्वचा पर लगाएंगे तो त्वचा आपका फटेगा नहीं। ठंडा में ज़्यादातर त्वचा फटता है। गाजी खान पाकिस्तान में है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सोहना गांव हरियाणा राज्य में है। ठीक है, हरियाणा में। लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहा जाता है, आपको मालूम ही है। बेलवानिका गांव कर्नाटक में है। पूछा जा सकता है कि बेलवानिका गांव कहाँ है? तो बेलवानिका याद रख लीजिए, सोहना याद कर लीजिए और गाजी खान याद कर लीजिए। यहाँ पर किसान जुलाई के महीने में प्याज की फसल तैयार करते हैं, इस बातों को ध्यान रखें। तैयारी करते हैं, उगाने वही उगा के ही तैयार होता है। प्याज की फसल उगाने के लिए खेत को पहले खूंटी की मदद से नरम किया जाता है। मतलब तरीका दिया गया है कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा ये प्रोसेस पूछा जाता है। प्याज उगाने का प्रोसेस आपको सेट में भी बताया है कि क्या क्या पहले क्या क्या होता है। तो पहले नरम किया जाता है खूंटी से। कन्नड़ में पापा को अप्पा कहा जाता है, इस बातों को ध्यान रखें। जैसे हमारे यहाँ पप्पा, वहाँ अप्पा। ठीक है, जो फसल के बीच में बिना बोए लगाए जाते हैं उसे खरपतवार, लग जाते हैं उसे खरपतवार कहा जाता है। उग जाते हैं, हाँ, लग जाना या उग जाना। तो यानी कहने का मतलब हम जिसको बोए नहीं और फसल में उग गया तो उसको हम क्या कहेंगे? खरपतवार, चाहे वो कुछ भी हो। गिजुभाई बधेका गुजरात के हैं, जो बच्चे के लिए किस्से कहानियां पत्र लिखते हैं। चलिए कहाँ तक है? बोला है उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। मतलब जो किस्से कहानी लिखते थे गिजुभाई बेदका, वो पशु पक्षी के बारे में लिखा करते थे, जिसमें बच्चा ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। गौराया, फाख्ता, शक्कर, घोड़ा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपने घोंसला में बनाने की तैयारी में लगे हैं। तो ये सब पक्षी और कलचीरी के घोंसले घासे से बने होते हैं। मतलब घास से बना होता है कलचीरी, जिसको इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इंडियन रोबिन का नाम किससे प्रसिद्ध है? तो कलचीरी के नाम से। उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई सब बिछे रहते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कौवे के घोंसले लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं से
बनी होती है। याद रखिएगा, सबसे अगर सख्त कोई घोंसला बनाता है तो वो कौवा, क्योंकि बड़ा मजबूत होता है। याद रखेंगे कौवा। कलचीरी बच्चे के मुंह में कीड़ा पकड़ के डालती है। कोयल बहुत मीठा गाती है और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला में अंडा नहीं देती, इस बात को ध्यान रखेंगे। वो पक्षी कौन है जो अपने घोंसला में अंडा नहीं देती है? वो कोयल। वो कौवे के घोंसला में देगा। और कौवा अपना समझकर सेबता है, मतलब सेबने का काम जो है कौवा करता है, क्योंकि उसको लगता है कि कोयल जाएगा उसके घोंसला में अंडा देता है, उसको लगेगा कि मेरा ही है, और कौवा भूल जाता है कि मेरा है कि किसका अपना ही है, बस उसको सेबने लगता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, मतलब कामचोर अगर कोई पक्षी है तो कोयल। ठीक है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और कौवा जो है पेड़ के ऊंची डाल पर फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। जो फाख्ता है वो कांटा में घोंसला बनाने वाला है, इस बात को ध्यान रखें। गौरैया घर में या आसपास कहीं घोंसला बनाता है। गौरैया होगा वो घर में या आसपास में बनाएगा, वही फाख्ता होगा वो कांटा में बनाता है। तो सबका अपना अपना मतलब विचरण करने का ये होता है। कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है, मतलब जहाँ कहीं खोखला उखला होगा जगह उसमें जा करके वो अपना या पुराने मकान उकान में जहाँ पर रहता है बनाता है। उसके बाद है बसंत गौरी, जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। पेड़ के तने में गहरा छेद, मतलब कभी सुनते होंगे टक 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 का आवाज, तो ये बसंत गौरी होती है, और ये गर्मी में जो है ना छेद करता रहता है और उसी में जाकर अंडा दे देता है। तो याद रखिए बसंत गौरी वही काम है बसंत। दर्जन चिड़ियाँ अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीलते हैं और उसके बीच में बनी थैली अंडे देने के लिए तैयार करते हैं। मतलब कहने का मतलब सी करके करता है तो दर्जन चिड़ियाँ कहलाए, क्योंकि सीने वाला को दर्जन कहते हैं। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। याद रखिए, शक्कर खोरा के बारे में हम पहले भी बताएं कि लटकते हुए घोंसला कौन बनाता है, तो शक्कर खोरा, जो हिलता रहता है। यह घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ा के चिथरे तथा मकड़ी के जाल को ला के रखती है। मतलब ये सब ला करके रखेगा ये शक्कर खोरा। ठीक है। और इस तरह से आपको ध्यान ये रखना है क्या सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जैसा कि बताए हुए हैं कि नर पक्षी जो है घोंसला बनाएगा और मादा उसको जो देखेगा, जो सबसे सुंदर लगेगा उसमें जाकर के अंडा देगा। पक्षियाँ के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर जैसे कौवे, गिलहरी, बिल्ली, ये सब पक्षी के दुश्मन हैं। इस बातों को ध्यान रखिए। सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि कौवे भी पक्षी का दुश्मन है, गिलहरी भी पक्षी भी पक्षी का दुश्मन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। गिलहरी, बिल्ली और ये सब मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, मतलब जैसे ही मौका देखेंगे अंडा चुरा के खा जाएगा। कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की किल्लत हो गई थी। नालामंडा आंध्र प्रदेश में है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोग पानी की किल्लत हो गई थी वहाँ पे, तो बच्चों ने बड़ों के साथ एक भीमा संघ बनाया। ठीक है। भीमा संघ ने पहाड़ी के ऊपर की टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। भीमा संघ के प्रयास से वहाँ पानी की किल्लत दूर हो गई। तो याद रखिएगा कि भीमा संघ का संबंध किस राज्य से, तो कर्नाटक से। उसने क्या किया था, तो पानी की किल्लत को दूर किया। आज भी वही भीमा संघ है, आज भी वो भीमा संघ। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक एक पेड़ होता है, मतलब रेगिस्तानी ओक नाम है पेड़ का, जिसमें पत्तियां बहुत कम होती है, मतलब पत्तियां नाम मात्र के होती है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें जमीन में काफ़ी नीचे जाती है, मतलब वो काफ़ी नीचे तक जाती है, और उसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाला जाता है। ओक के अंदर जो है ना, तना के अंदर पतला अगर छेद कर दीजिए और पाइप डाल करके पानी निकाल सकते हैं। बिहू त्यौहार 14 से 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माह के प्रथमा भेला घर कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है।
बिहू त्यौहार याद रखिएगा कि कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। बिहू त्यौहार चावल की नई फसलें उगने पर मनते हैं। भेला घर बांस से बनाई जाती है, मतलब वहाँ पे जो भेला घर बनता है वो बांस का बना होता है। असम में सामूहिक भोजा में बोरा चावल सब्जी आदि इंतजाम होता है। और बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। याद रखिएगा कि बोरा एक किस्म है। बोरा चावल कहाँ उगाए जाते हैं? तो असम में। जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, तो बताएगा कि कौन से जाति हैं चावल के जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है, वो कहाँ पर उगता है? बिहू त्यौहार की रात में चेवा चावल भी खाए जाते हैं, और चेवा चावल भी असम से संबंधित है। जिस दिन बिहू त्यौहार होता है उस दिन चेवा चावल लोग खाते हैं। जैसे अपना यहाँ खीर उर बनाकर खाते हैं पर्व में, उसी तरीके से वहाँ चेवा चावल बनता है। ताओ, जिसको कढ़ाई कहते हैं, को आग पर रखकर उसमें पानी उबालकर और भीगे चावल को रखकर उसे केले के पत्ते में ढक देते हैं। उससे चेवा चावल तैयार होता है, मतलब चेवा चावल अपना से तैयार होता है। पहले क्या करते हैं कि आग पर कढ़ाई रख देते हैं, उसी में चावल उबाल देते हैं भिगाकर, और उसके बाद है केले के पत्ते उसे ढक देते हैं, और उसके बाद जो चावल तैयार होता है चेवा चावल होता है। असम में औरतें ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती है, मतलब वहाँ पे जो है ना चादर, लोग औरतें का काम चादर पहनना है, और किसका है? मूंगा का और पाट का। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कक्षा 1 से लेकर 8 स्कूलों में सभी बच्चों के लिए खाना मिलना चाहिए। ऐसा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मिड डे मील मिलता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। क्या? अब पहले 5 तक था, लेकिन अब 8 तक मिलते हैं, इस बात को ध्यान। सिख समुदाय गुरुद्वारा में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने के को लंगर कहते हैं। लंगूर लिखा गया, लंगर कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। मतलब सिख समुदाय एक साथ अगर खाना मिल के पकाते हैं तो उसको लंगर कहते हैं। अरदास के बाद सभी को कराह पर प्रसाद दिया जाता है, मतलब जब अरसी हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है? प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद दरियाँ बिछाकर सभी को रोटी चावल हलवा दाल और सब्जी खिलाए जाते हैं। तो मतलब लंगर बराबर चलता रहता है पंजाब में। वहाँ पे अगर कोई भी जा करके लंगर होगा, लंगूर नहीं होगा। हाँ, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश राज्य में पोचमपल्ली कस्बे में है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर है, मतलब बिनने वाले हैं, इसीलिए यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना, मतलब बुनाई का नाम ही पोचमपल्ली है। तो पूछा जाता है कहाँ की बुनाई का नाम पोचमपल्ली है? आंध्र प्रदेश। जगह का नाम नहीं है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जगह जो है ना तेलंगाना में है, लेकिन यहाँ की बुनाई का नाम पोचमपल्ली। इस बात को ध्यान रखें। पोचमपल्ली एक पारंपरिक व्यवसाय है जो अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं, मतलब ये एक काम है। पोचमपल्ली में धागों को पहले धोया जाता है और फिर सुंदर रंगों से रंगा जाता है, फिर उनके कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये पोचमपल्ली बनाने का तरीका है। पोचमपल्ली में रेशम के धागे से रेशम कपड़ों, साड़ियाँ और सूट के लिए कपड़े बुने जाते हैं। याद रखिएगा, पोचमपल्ली में सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती है। करघे में कई सुइयाँ होती है, डिजाइन के हिसाब से सुइयाँ का नंबर घटता बढ़ता है। याद रखिएगा, करघा में कई तरह के सुइयाँ होते हैं, जैसा डिजाइन बनाना है वैसा सुइया रहेगा, छोटा बड़ा। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ी यहाँ बुनते हैं, जो कि दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा परंपरागत व्यवसायों में भी कई औजार और कलाओं का इस्तेमाल होता है। कुल्लू की साल हिमाचल प्रदेश, तो कुल्लू जगह का नाम है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ की साल है हिमाचल प्रदेश में। मधुबनी पेंटिंग बिहार में है। असम की सिल्क असम में बनती है। कश्मीरी कढ़ाई कश्मीर में बनती है। अबू धाबी और आसपास का इलाका रेगिस्तानी है, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है। तो अबू धाबी के आसपास जो है ना रेत ही रेत है, न कोई पेड़ है, न कोई हरियाली है, न केवल रेत है। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, वहाँ पानी बहुत कीमती है। रेगिस्तान अबू धाबी इलाके में ज़मीन के नीचे पानी नहीं है, केवल तेल पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। अर्थात वहाँ जिस तरह से अपने यहाँ पानी है उसी तरीके से वहाँ पेट्रोल है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, यानी पानी और पेट्रोल की तरफ, मतलब जहाँ जो है उसके हिसाब से दाम। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं और बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। याद रखिएगा कि जो खजूर जो है ना रेगिस्तानी पेड़ है,
इस बातों को ध्यान रखें। अबू धाबी में के करेंसी दिरहम है, तो वहाँ के जो करेंसी का नाम है वो दिरहम है। अबू धाबी की संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी भी है, मतलब यूएई की राजधानी आपका अबू धाबी है। अबू धाबी के में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, यहाँ बहुत ही गर्मी होती है, इसीलिए खिड़कियाँ नहीं खोला जाता है। ज़्यादातर जगह पर एयर कंडीशनर लगे होते हैं, मतलब बनाए तो जाते हैं ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन खिड़कियाँ जो है ना नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ एयर कंडीशनर लगा करके लोग रहते हैं। तो इस तरह से आपको ख़त्म हो गया ये आपका जो जहाँ तक बताना था, अब अगले दिन बताएंगे।